Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry chapter number 4. Last lecture we have to discuss limitation of octet rule. First limitation is incomplete octet and second limitation is odd electrons. So let's start. Third limitation is the expanded octet. Expanded octet यानी कि सिमिलर टू ये जो है वो उससे सिमिलर है फर्स्ट से. देखते हैं. एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p orbitals and 3d orbitals also available for bonding in a number of compound of these elements are more than 8 valence electron around the central atom. यानी कि थर्ड पीरियड जब आप n इक्वल टू 3 लेंगे तो फर्स्ट सीरीज तो हाइड्रोजन हीलियम किया जाते हैं, लिथियम किया जाती है, थर्ड किया जाते हैं. आफ्टर दैट कौन कौन सी ऑर्बिट उसमें पार्ट होती है? 3s आ जाती है, 3s आ जाती है, 3p आ जाती है और दूसरी ऐड होती है उसमें 3d. यानी कि 3d होगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कंपाउंड्स आर लार्ज, यानी कि काफी सारे जो पार्ट्स है उसके एटम के बॉन्डिंग के वो बढ़ जाते हैं. और जिसके ये किस में देखने को मिलता है? तो जिसकी वैलेंस ऑर्बिटल्स में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट्स अराउंड द सेंट्रल. यानी कि सेंट्रल में आपको मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस टाइप की ऑर्बिटल्स आएगी आपकी. तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं. फ्रॉम द 3s 3p orbitals and 3d orbitals is also available for bonding in the number of compound. These electrons are more than 8 valence electron around the central. क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं PF5. तो फॉस्फोरस उसके पास उसके सामने टोटल कितने हैं? F5F है. 5F आप देखोगे तो F का तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखता है, उसको एक ही चाहिए. तो बाकी सारे कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. 7 है यहाँ पे रख दिया, P का एक यहाँ पे रख दिया, इस तरह से उसने रख दिया यहाँ पे. सभी में इस तरह से बॉन्डिंग हो गई. क्लियर? तो P के पास कितने रहेंगे? कुछ बचेंगे नहीं. P के पास 1 2 3 4 5 था, वो कंप्लीट हो गए. और जो सभी है उसके पास कितने रहेंगे? 6 रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ये हुआ द टर्म्स द एक्सपांड ऑक्टेट. यानी कि क्या हुआ? एक्सपांड ऑक्टेट हुआ, d ऑर्बिटल्स उसमें पार्ट हुई तो मोर देन काफी सारे उसमें बॉन्डिंग क्रिएट हो गए. तो यहाँ पे देखो 5 एटम आ गए ना F के. तो इस तरह से मोर देन ऑक्टेट जो उसका ऑक्टेट था उससे तो बढ़ गया. तो ऑब्वियसली द ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई इन सच केसेस. यानी कि ऐसे केसेस में ऑक्टेट का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्टेट का रूल तो कहाँ अप्लाई होता है कि वो लिमिटेशन है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे. बट ये जो पॉसिबल है वो कहाँ पे हो रही है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स. मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस. तो उसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 होंगे तभी ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी ना, क्योंकि 3D अप्लाई हो गई है. तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8. तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो डज नॉट फॉलो इन केसेस. फिर भी ये जो स्टेबल है वो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो स्ट्रक्चर तो स्टेबल ही है, वो फॉलो नहीं करता है. वो लुईस कॉसेल का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है, फिर भी वो स्टेबल है. जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो SF6, यही कैटेगरी का एग्जांपल है. तो सल्फर यानी कि 16. सो नियॉन तो 10 तक नियॉन स्टेबिलिटी आ गई. बाकी कितने रहे? 6. तो कितने कलेक्ट करेगा? 1 2 3 4 5 और 6. वो किसी भी शेप में आप लिख सकते हो. F आ गए 6. अब F का तो आप जानते हो, सल्फर का एक एक शेयरिंग रख दिया तो कंप्लीट हो गया. उसने यहाँ पे एक एक शेयरिंग पे रख दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गए. बाकी सभी के पास कितने रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो 12 के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12 के अराउंड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या है तो कितने आए? 12 इलेक्ट्रॉन आए ना. ऑक्टेट में तो क्या कहा था? 8 इलेक्ट्रॉन कहा था. तो ये तो कितने आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन आ गए. यानी कि क्या हुआ? मोर देन ऑक्टेट
इन सिमिलर वे हियर 1 2 3 4 5 5 फ्लोरीन के 5 फॉस्फोरस ने शेयर किए। सो पी के पास कितने रहे? 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड पी। क्लियर? उसी तरीके से आप H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड S आएंगे। H2SO4 आपको ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर सकते हो। H तो साइड पे आएगा, सेंट्रल पे कौन आएगा? लेस। O इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रल में S आ गया, ये O के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, तो ये कंप्लीट हो गया O। और एक O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ करेक्ट करेगा। टोटल 4 O थे, उसमें डबल बॉन्ड क्रिएट हुए। तो इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड है उसके पास 4 वैलेंसी रहेगी, जो सिंगल बॉन्ड है उसके पास 4 है, यहाँ पे भी 4 रहेगी, यहाँ पे भी 4 रहेगी, और ये O के पास भी 4 रहेगी। 5 6 7 और 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट हो गए। तो H2SO4 के इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है? एक्स्ट्रा है, शेयर किए गए, यहाँ पे मैंने दिखा है। और ये क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो STUV में भी हो दिखाते थे ना अनपेयर, वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी S के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड दी S। तो ये आपका एक्सपांड ऑक्टेट का कंप्लीट हुआ। इन सिमिलर वे हियर सल्फर ऑल्सो फॉर मेनी कंपाउंड्स, सल्फर ऑल्सो फॉर्म मेनी कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबे। जैसे कि यहाँ पे सल्फर क्लोराइड, तो SCl2, ये जो स्ट्रक्चर है सल्फर का वो इस तरह से अरेंज होगा। तो S के पास तो 6 थे। अब लुईस STUV से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आपको एक कौन से शेयरिंग है, कितने उसमें अनपेयर है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वो डिटेल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड में 2 यूज़ हो गए, यहाँ पे 2 शेयरिंग में हो गए, टोटल 4 शेयरिंग में हुए। यहाँ से उसके पास बाकी रहे वो, तो बाकी रहे वो 4 यहाँ पे रहेंगे बाकी। तो उसके पास रहेंगे एक ही शेयर किया है, वो 6 बॉन्ड लेके 7 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एक ही उसने तो शेयर किया है। तो इस तरह से कंप्लीट होंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकता है, वो ऑक्टेट को फुलफिल करता है, और ये ऑक्टेट को यहाँ पे रूल्स को फुलफिल नहीं करता है, अदर ड्रॉबैक करते हैं। तो ये जो केमिकल नोबेल गैसेस है, उन्होंने क्या कहा था कि नोबेल गैसेस तो कैसे स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करते। बट बाद में ऐसा पता चला कि ऐसे 2 नोबेल गैसेस भी है जो रिएक्ट करते हैं, यानी कि जेनॉन एंड क्रिप्टॉन। जेनॉन यानी कि X, क्रिप्टॉन यानी कि Kr। तो जेनॉन बनाता है जेनॉन Fe2 एंड क्रिप्टॉन बनाता है क्रिप्टॉन Fe2। तो ये क्या हुआ? ये तो नोबेल गैसेस है। लुईस कैसल ने क्या कहा था कि नोबेल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट ये तो क्या है? नोबेल गैसेस ही खुद रिएक्ट करते, नए बॉन्ड बनाते, वो स्टेबल नहीं है ऐसा बाद में। यानी कि 2 जेनॉन और क्रिप्टॉन, बाकी सब तो नहीं बनाते, बट जेनॉन और क्रिप्टॉन ये 2 बनाते हैं। तो आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद डज नॉट शेप ऑफ मोलिक्यूल्स, दिस थियोरी नॉट शेप ऑफ मोलिक्यूल। क्योंकि आप H2O ले लो तो इस तरह से आप बोलोगे कि यहाँ पे O आएगा, फिर H, इस तरह से आप ड्रॉ करते हो लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और अनशेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो आप समझ सकते हो, सिर्फ मैंने आपको शेप समझाने के लिए ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे। बट एक्चुअल में तो क्या है? V शेप आता है, O यहाँ पे आता है, यहाँ पे सम एंगल होता है। ये आप एंगल देखो तो लिनियर होगा या 180 होगा, बट जिस तरह से उसका बैंड स्ट्रक्चर या वी शेप स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो उसमें एंगल आता है 107 डिग्री अराउंड एंगल आता है। तो ये क्या हुआ? उसके शेप के बारे में ये थियोरी आपको एक्सप्लेन नहीं करती है। उसके बाद डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल, टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। यानी कि उसकी जो एनर्जी होगी उसके बारे में कंप्लीटली वो साइलेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। रिलेटिविटी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डज नॉट ऑल्सो, सो ये उसकी लिमिटेशन हुई। अब लिमिटेशन के बाद बात करते हैं हम आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का आपको नेम पता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट, यानी कि शेयरिंग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसको भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, और ये दूसरा आयनिक बॉन्ड है। तो कैसल और लुईस ट्रीटमेंट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, द फॉलोइंग दैट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड यानी कि क्या, तो जनरली जो आयन होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को इंटरचेंज करेंगे, और उसका जो स्टेट होगा वो मोस्ट ऑफ केसेस में कौन सा होगा, सॉलिड होगा। और सॉलिड होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसका नेम है लेटाइसिस ऑफ क्रिस्टलाइन। जैसे कि आपने NaCl देखा, CaCl2, MgCl2, तो ऐसे जो आयन एक्सचेंज करके जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयन एक्सचेंज की वजह से, डोनेट और गेन की वजह से। तो उसका जनरली स्टेट आपको देखने को मिलता है, सॉलिड देखने को मिलता है, और जो सॉलिड स्टेट से उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेटाइसिस ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बताया था उन्होंने। द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व द आयोनाइजेशन। पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, एंड नेगेटिव आयंस इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम। यानी कि जो आपके पास जैसे कि M मैंने लिया पॉजिटिव, कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है, M प्लस बना देता है, गैसियस स्टेट आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड चैप्टर में पढ़ा है हमने, सेकंड चैप्टर में आयोनाइजेशन, थर्ड चैप्टर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको, कि एक इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो इसे पूरी साइकिल पढ़ी थी हमने। उसके बाद M प्लस में से M2 प्लस बनाना हो, 2 प्लस में से 3 प्लस बनाना हो, तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, ज़्यादा ही देनी पड़ती है आपको। तो M की बात हुई। उसी तरीके से कोई X स्पीसीज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसने एक्सेप्ट किया, तो X माइनस गैसियस स्टेट हो गया। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई। और दोनों का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा कि M प्लस प्लस X माइनस, सो MX सॉलिड। क्लियर, गैसियस स्टेट में होगा, सपोज ये गैसियस स्टेट में होगा। ये क्या हुआ, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेटाइसिस बोल सकते हो उसको। ऐसी पूरा ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि सॉलिड की जो हमने बात की थी, आप 9 और 10 स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते थे, किस तरह से सॉलिड अरेंज होता है, उसमें क्लोज पैक अरेंजमेंट होती है, ऐसा पढ़ा था ना आपने, क्लोज पैक अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट का आपको 3 डायमेंशनल में पढ़ना है, यही अरेंजमेंट को हमें 3 डायमेंशनल में पढ़ना है। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का। तो Na प्लस Cl माइनस डोनेट करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी गेन करेगा, गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ा था उसमें, विच गैस फेजेस एटम इन अ ग्राउंड स्टेट गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसमें से आयोनाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है वो दोनों हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडो एक्सो बोथ। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, उसमें क्या होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होगा, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब। क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन में एनर्जी चेंजेस होगी। अब हम बात करते हैं लेटाइसिस स्ट्रक्चर की। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल में ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं।
तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हो कौन सा स्ट्रक्चर है, NaCl का, ये हुआ। तो एक आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसी तरीके से दूसरा बॉक्स दिख रहा है। तो ये क्या हुआ आपका बॉक्स, इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ से फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये उसको अरेंज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पार्ट को अरेंज कर देते हैं, उसके बाद ये कनेक्शन होते हैं। तो ये कनेक्शन हुआ आपका, क्लियर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसी तरह से ये जो सारे पार्ट है उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो उसमें क्या है कि मैंने आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो है वो इस तरह से होंगे। तो उसमें क्या होंगे, Na के होंगे, Cl होंगे, Na होंगे, Cl होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होगी। तो ये अरेंजमेंट है आपको वो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो उसमें NaCl होंगे। तो यहाँ पे जो सारे Cl के एलिमेंट एटम समझ लो। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है आपका, ये जो मैंने आपको डॉट किया है, यहाँ पे क्या होंगे, Na होंगे, Na प्लस चार्ज होगा, Cl माइनस चार्ज होगा। तो उसके बीच में जो आप दिखाई दे रहे हैं उसके बीच में जो होगा मॉलिक्यूल्स, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे, आपके Na के होंगे, बाकी साइड पे Cl के होंगे। ये जो राउंड दिख रहे हैं वो, तो इस तरह से वो एक फॉर्मेशन में बॉन्ड में एक ऐसा लूप जैसा बनाएगा। तो आयनिक बॉन्ड इज अ क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैटायन एंड एनायंस टू क्यूबिकली, यानी कि क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है आपको। तो क्यूबिकली अरेंजमेंट बनाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आयनिक सॉल्ट, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव इन आयोनिक सॉलिड। ये क्या हुआ आपका, आयोनिक सॉलिड हुआ। तो उसमें एक आप बात को आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरी कौन सी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to energy release in the formation of crystallization. For example, ionization enthalpy of Na plus formation from Na, मैंने क्या बताया आपको, ये जो वैल्यू थी kg/mol, ये कब की वैल्यू थी, Na में से जब Na प्लस बना तब ये उतनी एनर्जी थी। While the electron gain, अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, Cl, तो उसकी एनर्जी थी -4 kg/mol। क्लियर हुआ, माइनस साइन लिखिए क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 495.8 उसकी एनर्जी थी, उतनी एनर्जी उसको देंगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था Na में से Na प्लस बनाना है आपको, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देंगे आप। और ये क्या होगा, माइनस साइन, तो अब आपको पता है। तो यहाँ पे kg/mol हो गया। तब दोनों का हम सम करेंगे तो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किस में, आयनिक सॉलिड में। तो ये एक्सप्लेन करने की बात करें, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आपको लास्ट में मिलेगा 147.1। तो ये क्या हुआ, दोनों का सम मिला। is a more than enthalpy of lattice formation NaCl। ये क्लियर हुआ इतनी बात। The sum of these two is more than compensate from the enthalpy of lattice formation NaCl। NaCl जब बनता है तब उसकी एनर्जी सॉलिड स्टेट में हमने मेजर की, तो -7 kg/mol इतनी हमें मिली। Therefore, the energy release in the process is more than energy absorbed. Energy release in the process is more than energy absorbed. तो ये आपको रूल्स मिला। Thus, the quantitative measurement of stability of ionic compound is provided by enthalpy of lattice formation and not simplified by the achieving octet of electron around the ionic species in the gaseous state। यानी कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझने है
एक पॉइंट जब एनर्जी एन में से Na+ होता है तब, दूसरी एनर्जी Cl में Cl- होता है तब, और NaCl जब लेटाइस फॉर्म में बनता है तब उसकी एनर्जी। तो ये तीनों डिजिट से आप उसके इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। तो मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर से एक बार ये टॉपिक को समझेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।